सबको राम राम भाई। अपनी आज की जो क्लास है ये अपने फ्री आरसी प्रो कोर्स की पहली क्लास है, इसलिए बस 2 मिनट लगा के मैं आपको इस कोर्स की डिटेल्स बता देता हूँ। ये लगभग 40 के करीब वीडियोस का कोर्स होगा और इस कोर्स की सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल रहेंगी। पहली 20 क्लासेस के अंदर हम कंसंट्रेट करेंगे रीडिंग पे, जिसके अंदर हम एक आर्टिकल लिया करेंगे, उसका मीनिंग समझेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है। अगली 20 क्लासेस अपनी प्रैक्टिस की होंगी, जिनमें हम IBPS PO SBI PO लेवल के क्लोजेस्ट पैराजंबल रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। इस कोर्स के थ्रू मेरा मोटिव ये है कि जब आप ये 40 क्लासेस लगा लें तो आपके अंदर ये जो आरसी के पोर्शन को लेके डर है, फोबिया है, वो निकल जाए। ठीक है जी। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी बातें और जिनको नहीं पता है, मेरे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने कंप्लीट ग्रामर भी आपको फ्री पढ़ा रखी है। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो वहां से आपको ग्रामर की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। जिनको ग्रामर पढ़नी है वो इस प्लेलिस्ट से अपनी पूरी कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। और इस कोर्स की जितनी भी वीडियोस होंगी उनके लिए मैं एक अलग से प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दूंगा, आरसी प्रो प्लेलिस्ट नाम से। ठीक है। जितनी भी वीडियोस होंगी वो इस प्लेलिस्ट के अंदर डल जाया करेंगी ताकि आपको वीडियोस ढूंढने में दिक्कत ना हो। इसकी जितनी भी वीडियोस है वो मैं ग्रामर वाली प्लेलिस्ट में भी डालूंगा, क्योंकि उस प्लेलिस्ट का नाम मैंने रखा था फ्री कंप्लीट कोर्स। ठीक है। तो इस प्लेलिस्ट में भी डाल दूंगा, इसमें भी डाल दूंगा, दोनों में सेम वीडियोस डल जाया करेंगे, आप किसी भी प्लेलिस्ट से देख सकते हो। सर क्लास की PDF का लिंक कहाँ पे मिलेगा? कमेंट बॉक्स जो होता है उसके अंदर पिंड कमेंट में ही आपको क्लास की PDF का लिंक मिल जाया करेगा। ठीक है। मैं एक फोल्डर ही बना दूंगा जिसमें इस कोर्स की पूरी जो फाइल्स हैं वो सारी रहेंगी। आप जैसे वो फोल्डर का ही लिंक आपको एक ही बार में मिल जाएगा, उस लिंक से ही आप सारे कोर्स की सारी क्लासेस की PDF एक ही बार में देख पाएंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। आज अपना ये आर्टिकल है जिसको अपन देखेंगे। ठीक है जी। उसके बाद फिर इस पे बेस्ड अपन क्वेश्चंस को लगाएंगे। इजी क्वेश्चंस भी होंगे, थोड़े से हल्के से बढ़िया क्वेश्चंस भी होंगे, थीम, टोन, टाइटल, ये वाले क्वेश्चंस भी कराऊंगा मैं आपको। ठीक है। तो ऐसे चलेगी अपनी आज की क्लास। अब यार इस आर्टिकल के एक एक लाइन का मीनिंग मैं तो आपको बताऊंगा ही, पक्का बताऊंगा, लेकिन अगर आप सच में चाहते हो ना यार कि आपके अंदर ये जो आरसी के पोर्शन को लेके डर है ये निकले और आप पेपर में आप खुद से पढ़ पाओ, कर पाओ कम टाइम में एक्यूरेसी के साथ, तो मेरी एक छोटी सी बात माननी पड़ेगी। और वो बात ये है कि जैसे ही आपको ये स्लाइड नजर आए, मैं स्लाइड से दूर हटूंगा, आप पॉज बटन दबाएंगे। पॉज बटन दबा के पहले आप इस आर्टिकल को खुद पढ़ेंगे। आपको 50% समझ आए, 40, 30, 20, 10% भी समझ में आए तो भी आपको अटेम्प्ट लेना है। ठीक है। एक अटेम्प्ट लेंगे आप, मोर और लेस आपको आइडिया लग जाएगा कि किस बारे में ये आर्टिकल है। उसके बाद ये जो नीचे डिफिकल्ट वर्ड लिखे हुए हैं इनके मीनिंग को देखो और फिर इस आर्टिकल को सेकंड अटेम्प्ट दो। मैक्सिमम बच्चे जो हैं इन 2 अटेम्प्ट में अपने आप ही 50% मीनिंग बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। उसके बाद फिर आप प्ले बटन दबाएंगे, तब मैं आपको एक एक लाइन का मीनिंग बताता हुआ नजर आऊंगा। ठीक है। सच में अगर सीखना है तो दिस इज द वे। अगर आप सोच रहे हो कि ऐसे मैं तो बस ठुड्डी के नीचे ऐसे हाथ लगा के हैं, इधर साइड पे कुछ और भी चलाऊं, इधर भी देखूं हैं, और 2x स्पीड पे बस टीचर ने मीनिंग निकाल के दिखा दिया तो मेरा आरसी इंप्रूव हो रहा है, तो किसी छलावे में जी रहे हो आप। वैसे नहीं होगा मेरे भाई। आपको खुद को देखना पड़ेगा, इसके अंदर जो डिफिकल्ट फ्रेजेस हैं वो कैसे यूज होते हैं वो सब मैं कराऊंगा, लेकिन पहला अटेम्प्ट आपको खुद से लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो जैसे अभी बताया, मैं थोड़ा सा स्लाइड से साइड पे हो रहा हूं, पॉज बटन दबाइए और अटेम्प्ट लीजिए। चलो जी, उम्मीद करता हूं कि आपने 2 अटेम्प्ट ले लिए होंगे। ठीक है। भरोसा कर रहा हूं तुम पे। आ जाओ। अब आपको ये पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस चीज़ के बारे में है ये पूरा का पूरा। अच्छा, ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जैसे डीजल, पेट्रोल, LPG, इनकी हम इतनी खपत करते हैं, इसको अपन कैसे कम कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे शिफ्ट होके इलेक्ट्रिक कार्स का यूज़ करके, है ना, इस बारे में ये सारा का सारा अपना पैसेज है। इंडिया यूजेज रफली 20 मिलियन टन्स ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इन अ मंथ। भारत जो है, मुझे नहीं लगता इस लाइन का मीनिंग निकालने में कोई दिक्कत हुई होगी। भारत यूज करता, इंडिया यूज करता, रफली माने लगभग 20 मिलियन टन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। भारत यूज करता है लगभग 20 मिलियन टन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक महीने में। ठीक है जी। डीजल, पेट्रोल एंड LPG, डीजल, पेट्रोल और LPG जो है इन दैट ऑर्डर। अब ये इन दैट ऑर्डर का मतलब क्या है? इन दैट ऑर्डर का मतलब है इसी क्रम में, यानी सबसे ज्यादा डीजल यूज होता है,
फिर पेट्रोल यूज होता है, उससे कम एलपीजी यूज होती है, ऐसा। ठीक, कि टोटल क्वांटिटी दी हुई है इतनी कि 20 मिलियन टन, टोटल क्वांटिटी इतनी, उसमें से सबसे ज्यादा डीजल है, फिर उससे कम पेट्रोल है, उससे कम एलपीजी। मेकअप अबाउट ये जो डीजल पेट्रोल और एलपीजी हैं, डीजल पेट्रोल और एलपीजी हैं, इसी क्रम में यानी सबसे ज्यादा वो ये बनाते हैं 75% इस क्वांटिटी का। और भी प्रोडक्ट हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट और भी होते होंगे, तो कहना चाह रहा है कि ये 3 एलिमेंट मिलकर इस पूरी क्वांटिटी का 75% बनाते हैं। ठीक है जी। वट इफ क्या हो, ये वट इफ वाले सेंटेंस देखो, ये बेसिकली जैसे अपन कहते हैं ना, मानो कि क्या हो अगर, ये वाला सेंटेंस है इसका, मतलब ये वाला मीनिंग है इसका। वट इफ वी कुड रिप्लेस, क्या हो अगर हम रिप्लेस कर दें इसका कुछ हिस्सा इलेक्ट्रिसिटी से। एक टाइप की इमेजिनेशन है कि क्या हो, कैसा रहेगा अगर अपन रिप्लेस कर दें इसका कुछ हिस्सा इलेक्ट्रिसिटी से। दैट इजंट विशफुल थिंकिंग, ये कोई विशफुल थिंकिंग नहीं है। अब जरा विशफुल थिंकिंग के मीनिंग को देखते हैं। विशफुल थिंकिंग का मीनिंग है एन इमेजिनिंग ऑफ एन अनलाइकली फ्यूचर इवेंट और सिचुएशन दैट यू विश वर पॉसिबल। यहां पे स्पेशली ध्यान देने वाली बात है इस अनलाइकली फ्यूचर इवेंट, अनलाइकली वर्ड पर। जब आप किसी ऐसी चीज की कामना करते हो कि काश ये चीज फ्यूचर में हो जाए जिसकी होने की संभावना ना के बराबर है, कुछ भी आप इमेजिन कर सकते हो, है ना। तो ये कहना चाह रहा है कि ये जो चीज हम बात कर रहे हैं ना, कि इसके कुछ हिस्से को अपन इलेक्ट्रिसिटी से रिप्लेस कर सकते हैं क्या, ये कोई विशफुल थिंकिंग नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो रियलिटी नहीं बन पाएगी, ये सच में हो सकता है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ये कहना चाह रहा है यहां पर ये। ठीक है, कि ये जो बात करी ना हमने कि भैया इसका कुछ हिस्सा इलेक्ट्रिसिटी से रिप्लेस किया जा सकता है क्या, तो ये वाली बात कोई विशफुल थिंकिंग नहीं है, ये सच में रियलिस्टिकली पॉसिबल है। यहाँ पे एक छोटी सी चीज मुझे ध्यान में आई, डिटेल बताते वक्त मैं बोलना भूल गया था, कि अपने जो आर्टिकल है ना उनका लेवल ऐसे मॉडरेट टू एडवांस की तरफ जाएगा। कुछ बच्चे होंगे हो सकता है जिनको ये लेवल आज का जो क्लास का थोड़ा सा ईजी लगे, तो मेरे भाई पहली कुछ क्लासेस मॉडरेट की होंगी, फिर धीरे धीरे आप देखोगे कि लेवल बढ़ता हुआ जाएगा। कंसीडर पेट्रोल, इसने कहा कि एग्जाम्पल लेते हैं कि पेट्रोल की रिप्लेसमेंट कैसे करी जा सकती है, पेट्रोल की बात कर रहा है। कंसीडर पेट्रोल फॉर एग्जाम्पल, कि इसको पेट्रोल को रिप्लेस करें अपन इलेक्ट्रिसिटी से, तो उसके बारे में कुछ बात कर रहा है कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें पेट्रोल को अगर इलेक्ट्रिसिटी से रिप्लेस करेंगे तो कितना फर्क पड़ेगा या क्या फर्क पड़ेगा। लास्ट ईयर, पिछले साल भारत ने बेची 7.5 मिलियन कार्स, 4.7 मिलियन कार्स भारत ने बेची, बट ओनली 0.2 मिलियन और कह सकते हैं 4.3% वर इलेक्ट्रिक। जो टोटल कार भारत ने बेची उसमें से सिर्फ 4.3% ही इलेक्ट्रिक कार्स थी। चाइना ने 24 मिलियन कार्स बेची सेम टाइम में, यानी पिछले साल में उन्होंने 24 मिलियन बेची, अपने यहाँ पे 4.7 मिलियन कार्स बिकी, और जिसमें से 53% जो है वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां थी। पॉइंट इज नॉट दैट वी आर बिहाइंड चाइना। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे देखना, ये डेटा देकर कि भारत ने इतनी गाड़ियां बेची जिसमें से इतनी इलेक्ट्रिक थी, चाइना ने इतनी गाड़ियां बेची इसमें से इतनी इलेक्ट्रिक थी, ये कहना चाह रहा है पॉइंट इज नॉट दैट वी आर बिहाइंड चाइना। ये डेटा देकर ऑथर ये कहना चाह रहा है कि ये डेटा देकर मैं ये साबित नहीं करना चाहता हूं, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि भारत चाइना से पीछे है, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूं कि स्केलिंग अप टू 10% और 20% विद इन अ ईयर और 2 शुड बी इजी। वो ये कहना चाह रहा है कि ये डेटा, ये वाला डेटा दिखाकर, होता ना क्या वो मीम चलता है, ये दिखाकर क्या साबित करना चाहता है, तो ये कह रहा है भाई गलत मत समझ लेना मुझे, ये डेटा देकर मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि इंडिया चाइना से पीछे, मैं बल्कि ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे लिए, भारत के लिए स्केल अप करना मतलब बढ़ना, ठीक है, इंक्रीज करना। ये जो फिलहाल 4.3% है, यहां से 10% टू 20% तक पहुंचना 1 या 2 साल के अंदर ये आसान होगा। क्यों? थैंक्स टू का मतलब होता है बेसिकली इसकी वजह से, थैंक्स टू दिस। जैसे मान लो मैं कहूं कि मैं वहां पे बड़ी जल्दी पहुंच गया, ठीक है, थैंक्स टू माय फ्रेंड, मेरा दोस्त छोड़ आया होगा, ऐसे करके भी इसका श्रेय इसको जाता है। तो कैसे, क्यों इजी होगा हमारे लिए? थैंक्स टू अवर स्मॉल बेस, हमारे स्मॉल बेस की वजह से, हमारी स्मॉल शुरुआत की वजह से, कि हमारा बेस यहां पर है। अभी इसको एक एग्जांपल से समझो आप। मान लो एक बच्चा है, 100 नंबर का पेपर होता है और उसके आते हैं जी भी 20 नंबर, ठीक, बच्चा 100 में से उसके 20 नंबर आते हैं। अब उसको मान लो मैं कहूं कि 20% मार्क्स उसको बढ़ाने हैं, 20 अभी फिलहाल 20 आ रहे हैं और 20% मार्क्स उसको बढ़ाने हैं।
यानी कितने 4 नंबर बढ़ाने पड़ेंगे उसको। 24 नंबर लाते ही कह देंगे कि 20% मार्क्स उसके, मतलब 20% उसने इंक्रीज कर लिया, हाँ कि ना। अब अगर उसी बच्चे के 50 नंबर आते और उसको 20% बढ़ाना पड़ता तब, तो उसको 10 नंबर बढ़ाने पड़ते, तब जाके उसका 20% बढ़ता। मेरी कुछ बात आप समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर इनिशियल नंबर ही थोड़ा है तो उसमें 10-20% बढ़ाने के लिए इतना सा काम करना पड़ा, इतने नंबर बढ़ाना पड़ा। और अगर इनिशियल नंबर आपका बहुत बड़ा है, उसका 10% भी 20% भी उसी रेशियो में बढ़ जाता है। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर चाइना को 10% ग्रोथ करनी हो तो उसके लिए बहुत बड़ा नंबर चाहिए होगा, लेकिन हमारा ये नंबर इतना छोटा अभी फिलहाल कि इसमें अगर 10 या 20% की ग्रोथ करनी हो तो दैट इज कंपैरेटिवली इजी, ये कहना चाह रहा है। एंड व्हेन वी डू दैट, और जब हम ये कर लेंगे, एंड व्हेन वी डू दैट, जब हम ये करेंगे, आर डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड ऑयल विल स्टार्ट एबिंग। हमारी जो डिपेंडेंस है ना, हमारा जो बेसिकली आश्रित है, डिपेंडेंस ऑन समथिंग, हम जो इस चीज पर आश्रित हैं, किस चीज पर, इंपोर्टेड ऑयल, इंपोर्ट किए गए ऑयल पर, ये चीज एब होनी शुरू हो जाएगी। एब होने का मतलब होता है डिक्रीज होना, कमी आना। समुंदर की लहरें जब पीछे को हटती है ना, वापिस कह लो कि समुंदर की तरफ जाती हैं, तो इसको बोलते हैं EBB एब, कि वो एब हो रही है समुंदर की लहरें, वहीं से वर्ड निकला है। अगर कोई चीज एब होती है तो उसका मतलब पीछे हटती है, यानी वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, एक बार फिर से जल्दी से अब देख लें इसको। भारत जो है वो लगभग 20 मिलियन टन पेट्रोलियम प्रोडक्ट का यूज करता है। डीजल, पेट्रोल, LPG इसी ऑर्डर में बनाते हैं। इस पूरी ये जो 20 मिलियन टन है, इसका 75% इन्हीं चीजों पे, मतलब ये बनाते हैं इसका 75%, यानी इसका 75% ये 3 चीजें ही हैं। क्या हो अगर इसमें से कुछ को हम इलेक्ट्रिसिटी से रिप्लेस कर पाए, और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, कोई विजुअल थिंकिंग है, सच में करी जा सकती है। उसने एग्जाम्पल देके बताया कि पेट्रोल का एग्जाम्पल लेते हैं, चलो ये हो सकता है कि पेट्रोल गाड़ियों की बात कर रहा हो, ये टोटल जो संख्या है पेट्रोल गाड़ियों की बात कर रहा हो, तो कह रहा है कि इंडिया के अंदर पिछले साल में इतनी गाड़ियां बिकी, लेकिन उसमें से सिर्फ इतनी, या परसेंटेज में बात करें तो 4.3% ही इलेक्ट्रिक गाड़ियां थी। चाइना ने 24 मिलियन गाड़ियां बेची और उसमें से 53% इलेक्ट्रिक थी। तो पॉइंट यहां पर ये नहीं है, ऑथर ने स्पेशली बोला कि मेरा पॉइंट ये नहीं है कि इंडिया चाइना से पीछे है, मेरा बल्कि पॉइंट ये है कि हमारे लिए 10 से 20% तक पहुंचना 1-2 साल में आसान होगा, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग नंबर बहुत थोड़ा है। हमें थोड़ी ही, मतलब टोटल वॉल्यूम बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ा के ही हम 10-20% तक आ जाएंगे। और अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो उससे क्या होगा, हमारी जो डिपेंडेंस है, जो हम आश्रित हैं इंपोर्टेड ऑयल के ऊपर, वो डिपेंडेंस कम होनी शुरू हो जाएगी, घटनी शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। ऐसे अब अगला पैराग्राफ आ गया, सेम वही, मैं साइड होऊंगा, आप पॉज बटन दबाएंगे, पहला अटेम्प्ट, फिर मीनिंग पढ़ के दूसरा अटेम्प्ट, और फिर मैं आपको इसका मीनिंग बताऊंगा। हाँ जी, उम्मीद करता हूं कि आपने अटेम्प्ट ले लिया होगा। तो हाउ डू वी बिगिन, तो फिर हम शुरुआत कैसे करें। सो हाउ डू वी बिगिन, मतलब शुरू कैसे करें। चलो ये तो हमें समझ में आ गया कि हमें करना है, ये अच्छी चीज़ है। ठीक है, पेट्रोल डीजल इनकी कंजम्पशन को कम करना है और उसकी जगह पे EV गाड़ियों वगैरह पे काम करना है। तो करें कैसे, शुरुआत कहाँ से करें इस काम की। वी नो द मेन हर्डल्स टू फास्टर EV अडॉप्शन। हम जानते हैं जो सबसे बड़ी हर्डल्स है, हर्डल्स का मतलब होता है रुकावटें, समस्याएं। जो सबसे बड़ी रुकावटें हैं, जो सबसे बड़ी हर्डल्स हैं, किस चीज के लिए हर्डल्स हैं, फास्टर EV अडॉप्शन को लेके। जैसे जब भी आप गाड़ी खरीदने जाते हो तो 100 में से एक बंदा सोचता होगा कि EV गाड़ी ले लेता हूं। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि अगर हम चाहते हैं कि ज्यादा ज्यादा जल्दी लोग EV की तरफ बढ़े, तो उसमें जो सबसे बड़ी हर्डल्स हैं वो हमें पता है, वो आगे बताएगा क्या क्या है। ठीक है, तो हम कैसे शुरुआत करें। हम जानते हैं मेन हर्डल, जो मेन समस्याएं हैं फास्टर EV अडॉप्शन में। अडॉप्ट करना मतलब अपनाना। ठीक है, यहाँ पे अडॉप्ट मतलब गोद लेने वाला नहीं, अपनाना मतलब भी होता है अडॉप्ट का। तो जो हम जानते हैं जो सबसे मेन समस्या है फास्टर EV अडॉप्शन की, उनको पहली समस्या क्या है, फर्स्ट समस्या गिना रहा है EV कॉस्ट मोर। यहाँ पे कॉस्ट जो है वर्ब की तरह से काम कर रहा है, कॉस्ट नाउन भी होता है वर्ब भी होता है। EVs जो होते हैं, EVs का मतलब EV कार्स, EV कार जो होती हैं वो कॉस्ट करती हैं ज्यादा कंपेरेबल ICE कार, इंटरनल कंबशन इंजन इसका मतलब होता है।
नहीं भी पता तो भी आप समझ गए होंगे कि पेट्रोल डीजल कार्स की बात हो रही है कि ईवी गाड़ियां जो होती हैं वो महंगी आती हैं इनके कंपैरिजन में। एक दिक्कत तो ये कि भैया गाड़ी लेने गए थे, सेम सारे फीचर, बाकी सब कुछ सेम, सीट वीट लुक वुक सब कुछ सेम। नॉर्मल पेट्रोल गाड़ी पड़ रही है 10 लाख की और ईवी गाड़ी पड़ रही है 13 लाख की। तो एक तो ये कारण है जिसकी वजह से ईवी लेने से लोग पीछे हटते हैं। दूसरा क्या है, रेंज एंजाइटी। अब ईवी चलती है भाई बैटरी पे, है ना। पेट्रोल डीजल में तो क्या होता है, फुल टैंक कराया इतनी जाएगी, जैसे ही वो खत्म होने वाला हुआ हर 10 किलोमीटर पे पेट्रोल पंप पे डलवा लोगे। अब इसके अंदर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर उतना है नहीं तो रेंज को लेकर धक धक होती है, अरे कितनी दूर चलेगी। कई बार ग्लिचेस भी आ जाते हैं इनके अंदर जिसकी वजह से दिखा रहा है कि 300 किलोमीटर चलेगी, अभी अचानक से एकदम बैटरी ड्रेन हो जाती है। अपने फोन की नहीं हो जाती, अभी 70% दिखा रहा था, 10 मिनट बाद देखा एकदम से 30% पे आ गई। तो उसकी बात करें कि दूसरी रेंज को लेके ये कितनी दूर जाएगी उसको लेके जो एंजाइटी होती है, घबराहट होती है वो। और तीसरा क्या है, लैक ऑफ पब्लिक चार्जिंग इंफ्रा। कमी जो है पब्लिक चार्जिंग इंफ्रा की, एंड डिफिकल्टी ऑफ इंस्टॉलिंग चार्जर्स एट होम, खास करके अपार्टमेंट्स में। 3 कमियां इसने, मतलब 3 बेसिकली हर्डल्स बताई, 3 इसने ऑब्स्टेकल्स बताई, 3 बाधाएं बताई। पहली क्या है कि कॉस्ट ज़्यादा है, नॉर्मल गाड़ी के कंपैरिजन में ईवी गाड़ी की कॉस्ट ज़्यादा होती है। दूसरा क्या है, दूसरा क्या था, रेंज को लेके जो एंजाइटी है। तीसरा पब्लिक चार्जिंग इंफ्रा नहीं है। आप चलते हो हर 10 किलोमीटर पे पेट्रोल पंप आ जाता है, लेकिन क्या ईवी स्टेशन आता है हर 10 किलोमीटर पर? और अगर है भी तो वहां पे 1 या 2 लगे हुए हैं, 4 ईवी गाड़ी खड़ी हो गई तो भैया आधा घंटा रुकना पड़ेगा, ये भी दिक्कत है। तो ये कह रहा है तीसरा क्या है कि पब्लिक चार्जिंग इंफ्रा की बहुत कमी है, और अगर घर पे भी कोई चार्जर लगाना चाहे तो वो प्रोसेस भी इतना स्मूथ नहीं है, खास करके अपार्टमेंट वगैरह में। 3-4 ऊपर ऐसे 10 फ्लोर हैं, तो वहां पे कैसे वो मीटर से कैसे कनेक्शन होगा, किसकी बिलिंग होगी, अलग से वायरिंग डालना, एक हैसल है एक टाइप का। ठीक है। फॉर द मार्केट दिस इज अ चिकन और एग डिलेमा। अगर मार्केट के नजरिए से देखें, अगर मार्केट के गाड़ियों के बाजार के नजरिए से देखें तो ये एक चिकन एग डिलेमा है। अपन बोलते हैं ना मुर्गी पहले आई कि अंडा, तो ये वही वाली दिक्कत है। दिक्कत यहां पर ये क्या कहना चाह रहा, देखो आगे इसी बात को, ये चिकन एग डिलेमा से इसका मतलब क्या है उसी बात को इसने एक्सप्लेन किया। कार बायर्स जो हैं, गाड़ी खरीदने वाले जो हैं, वो ईवीज को कंसीडर नहीं करेंगे जब तक चार्जिंग इंफ्रा इंप्रूव नहीं होता। और जो चार्जिंग इंफ्रा लगाने वाली जो फर्म है, जो कंपनियां हैं, लेकिन फर्म जो है उनके पास कोई ऐसा इंसेंटिव नहीं है, भी उनको कोई ऐसा ल्यूक्रेटिव इसके अंदर फायदा नहीं दिख रहा कि वो ज्यादा से ज्यादा पब्लिक चार्जर्स लगाएं, जब तक जो लगे हुए हैं वही अंडर यूटिलाइज्ड हैं। समझा? बंदा क्या है, अब मैं खुद भी सोच रहा था ईवी गाड़ी लेने की, सही बता रहा हूं मैं, कि भैया एक ईवी गाड़ी ले लेते हैं, लेकिन ये सारी प्रॉब्लम मेरे दिमाग में भी चली। अब दिक्कत क्या है कि मैं सोच रहा हूँ कि चार्जिंग स्टेशन एक यहाँ पे है, उसके बाद चार्जिंग स्टेशन भाई 300 किलोमीटर पे है सीधा जाके। तो यार 2 साल बाद 3 साल बाद ईवी का सोचेंगे जब चार्जिंग स्टेशन हर एटलीस्ट 50-60 किलोमीटर पे चार्जिंग स्टेशन मिल जाए। ठीक है। और जो चार्जिंग स्टेशन लगाने वाली कंपनी है वो क्या सोच रही होंगी कि अभी लगाया था, दिन में यहाँ 3 लोग चार्ज करने आते हैं, अगर अपने को लगेगा कि भैया दिन में 20 लोग चार्ज करने आ रहे हैं तो थोड़ी सी दूर पे एक चार्जिंग स्टेशन और लगा देंगे। अब ये दोनों रिलेटेड आपस में। जो ईवी लेने वाले हैं वो सोच रहे हैं जब इंफ्रा इंप्रूव होगा तब लूंगा, और जो चार्जिंग स्टेशन लगाने वाले हैं वो कह रहे हैं जब ईवी लेने वाले बढ़ जाएंगे, ज्यादा ईवी गाड़ियां बिकेंगे तब लगाएंगे। तो इसीलिए इसको बोल रहा है कि ये चिकन एग डिलेमा हो गया है। अच्छा जी, फिर से यहाँ पे, लेकिन फर्म्स के पास, लेकिन जो कंपनी है इंफ्रा इंस्टॉल करने वाली, उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं है। इंसेंटिव का मतलब क्या होता है, कोई मोटिवेटिंग बेनिफिट। जैसे एक सैलरी होती है, सैलरी के अलावा अगर मैं टारगेट रख दूं, जैसे कोई बंदा, उसको एक फिक्स सैलरी मिलती है कि 50,000 रुपये तो जो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन अगर तेरी सेल्स इतनी आई ना तो तेरे को एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, उसको कह रहे हैं इंसेंटिव। तो ये कहना चाह रहा है कि उनके पास कोई अलग से इंसेंटिव नहीं है, कि वो फिलहाल जो उन्होंने लगाया वही पूरा यूज नहीं हो रहा, उसी से कॉस्ट रिकवर नहीं हो रही, वो और लगाने के लिए उसके पास कुछ इंसेंटिव तो होना चाहिए ना, उसको लगना चाहिए कि कल को चल के फायदेमंद होगा। तो ऐसा कुछ अभी उनको मिल नहीं रहा। ठीक है। अंडर यूटिलाइज्ड का मतलब है कि वो अपनी पूरी कैपेसिटी पर यूटिलाइज नहीं किया जा रहा, जितना उसका यूटिलाइज किया जा सकता था उससे कम है, खाली पड़े रहते हैं। मान लो ये कहना चाह रहा है कि एक्सपेक्ट उन्होंने किया था कि दिन में 20 गाड़ियां चार्ज होने आएंगी, आ रही हैं 2। समझ में आ गया?
एक बार फिर से जल्दी से इसको दोबारा देख देते हैं। तो हम शुरुआत कहाँ से करें? पिछले पैराग्राफ में हमने देखा कि हमें समझ में आ गया कि अपने को पेट्रोल डीजल इन पे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं इनकी खपत घटानी है, और उसके लिए सोल्यूशन बताया कि इलेक्ट्रिसिटी पे मूव हो जाते हैं। गाड़ियों की इसने बात करी कि भैया ईवी गाड़ियां ले लेनी चाहिए। फिर इसने कहा शुरुआत कहाँ से करें इस चीज़ की? हमें समस्याएं पता है, क्या क्या समस्याएं? 3 से इसने समस्याएं बताई। पहली कॉस्ट ज़्यादा है, दूसरी रेंज को लेकर जो एंजाइटी होती है, तीसरी पब्लिक इंफ्रा और इंस्टॉलेशन जो घर पे भी करते हैं वो डिफिकल्ट है। और इसी की वजह से एक चिकन एग डिलेमा क्रिएट हो गया। लोग इसलिए नहीं ले रहे कि पब्लिक इंफ्रा नहीं है, और जो कंपनियां पब्लिक इंफ्रा बनाएंगी, ये चार्जिंग इंफ्रा बनाएंगी, वो ये सोच रही हैं कि जब गाड़ियां बढ़ेंगी तब हम बनाएंगे। नेक्स्ट पर आइए, फिर से वही पॉज बटन दबाइए और खुद से इसके 2 अटेम्प्ट लीजिए। हाँ जी, उम्मीद करता हूं कि आपने इसको कर लिया होगा। दैट इज वाई, इसलिए गवर्नमेंट हैज टू ड्रॉ सम लाइंस नाउ। अब ये चिकन एग डिलेमा हो गया, ये अपने आप तो सॉल्व होगा नहीं, इसलिए गवर्नमेंट को इसमें इंटरफेयर करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को कुछ लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी, यानी कोई बेसिकली जिसको अपन कहते हैं ना, कोई बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी, कोई चीज, कोई रूल्स कह लो कि सेट करने पड़ेंगे। ड्रॉ लाइन का, टू सेट क्लियर लिमिट्स, कोई सीमा तय करना किसी चीज की, किसी चीज के लिए कोई रूल्स बनाना। इसलिए गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ेगा और उसको कुछ लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी। इंस्टेड ऑफ होपिंग दैट वी कुड गेट टू 30% ईवी सेल्स बाय 2030 which we want at this rate, it should lay down clear year by year sales mandates। ये कह रहा है मेरे भाई, ये सरकार के नजरिए से कह रहा है कि सरकार को ये उम्मीद करने की बजाय कि हम पहुंच जाएंगे, गेट टू अ प्लेस, कहीं पहुंच जाना, तो हम पहुंच जाएंगे 30% ईवी तक 2030 तक। सरकार के नजरिए से कह रहा है कि ये उम्मीद करने की बजाय कि हम 30% ईवी तक पहुंचेंगे, यानी टोटल अगर 100 गाड़ियां बिक रही हैं तो 30% ईवी बिकेंगी। 2030 तक पहुंचते पहुंचते हम ये टारगेट अचीव कर लेंगे, क्योंकि अभी सरकार ने 2030 का टारगेट दे रखा कि 2030 में ऐसा हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि जो कि हो भी नहीं पाएगा अभी, करंट ट्रेंड को देख के, करंट डेटा को देख के, विच वी वोंट एट, जो हम नहीं पहुंचेंगे, विच वी वोंट, यहां पे वोंट के बाद वो गेट अंडरस्टूड है, वही सेम कि विच वी वोंट गेट, जो हम वहां नहीं पहुंचेंगे इस रेट से अगर बढ़े तो इसलिए सरकार को क्या करना चाहिए, 2030 इतना बड़ा टारगेट, इतना दूर का टारगेट ना लेके उसको ले डाउन, ये होता है ना, ले डाउन सम रूल्स, यानी इस्टेब्लिश करना। ले डाउन करने का मतलब है, कहने का मतलब समक्ष रखना, किसी के प्रस्तावित करना काइंड ऑफ। तो उनको ईयर बाय ईयर सेल मैंडेट रखना चाहिए कि साल दर साल की, इस साल मान लो कि इतनी है 4.3% या जो भी थी, अगले साल तक अपने को 7 करना ही करना है, उससे अगले साल अपने को 12 करना ही करना है, उससे अगले साल अपने को इतना करना ही करना है। उस वे में ये कहना चाह रहा है कि मैंडेट, कोई चीज़ मैंडेटरी होती है तो वो करनी जरूरी हो जाती है, तो वहीं से मैंडेट को आप याद कर सकते हो। मैंडेट का मतलब कोई बेसिकली कोई रूल बना दिया आपने कि आपको करना ही करना है, ठीक है। मैंडेट का नीचे मीनिंग रह गया शायद, उसको मैं लिखवा दूँ। तो हाउ विल वी मेक इलेक्ट्रिक कार चीपर? चलो, सरकार तो मैंडेट लगा देगी कंपनियों पे कि भैया सारी जितनी बड़ी कंपनियां हैं, टाटा है, महिंद्रा है और जितनी है, ठीक, सबकी सब तुम एक काम करो, तुम्हें 100 गाड़ियां बेचते हो तो इतनी आपको बेचनी ही बेचनी। और जो चार्जिंग पॉइंट लगाने वाले उन पे भी तुमने जोर जबरदस्ती करके कि लगाओ ही लगाओ, कर दिया। लेकिन लोग तो तब लेंगे ना जब सस्ती भी पड़े। उस चीज़ को कैसे अचीव करेंगे? हाउ विल वी मेक इलेक्ट्रिक कार चीपर? इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो उनको सस्ती कैसे करेंगे? क्योंकि 40% जो ईवी का प्राइस है, गाड़ी की जो 40% कीमत है, वो कम्स डाउन टू इट्स बैटरी। वो बेसिकली कह लो कि इफ समथिंग कम्स डाउन टू समथिंग, तो बेसिकली उसका निष्कर्ष ये निकलता है या उस पर पहुंचती है वो, या कह लो एक आसान भाषा में कि उस पर डिपेंड करती है। तो ये कहना चाह रहा है 40% ईवी गाड़ी की जो कीमत होती है उसका 40% उसकी बैटरी पर डिपेंड करता है। बैटरी की जो कॉस्ट होती है वही 40% होती है ईवी गाड़ी की कॉस्ट का। तो लाइटर कार, हल्की गाड़ियां बनाओ और स्मॉलर बैटरीज का यूज करो, छोटी बैटरीज का यूज करो। इसलिए लेस रेंज आर द आंसर। ये पूरे गाड़ी के फीचर दे रहा है। कैसी गाड़ियां बनानी है? छोटी गाड़ियां बनानी है जिसकी स्मॉलर बैटरीज हो, इसलिए रेंज भी कम होगी, यही उसका आंसर है। क्योंकि अगर बहुत बड़ी बैटरी लगाओगे तो ऑब्वियसली गाड़ी की कॉस्ट बढ़ जाएगी। फिर इसने बोला, लेकिन यहाँ पे इसने लिख दिया कि कम रेंज, तो ये तो नेगेटिव पॉइंट हो गया।
तो उस बात को काउंटर करने के लिए इसने बोला अ रैपिडली एक्सपेंडिंग पब्लिक चार्जिंग नेटवर्क कैन एड्रेस द रेंज एंजाइटी। देखो यहाँ ये कहना ये चाह रहा है कि इसने 3 दिक्कतें बताई अपने को ईवी गाड़ियों को अडॉप्ट करने में। पहली दिक्कत क्या थी कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो उसको कैसे कम करेंगे, उसको कम कर दिया कि बैटरी छोटी लगा लो। लेकिन उससे एक नेगेटिव इफेक्ट आया, अगर बैटरी छोटी होगी तो रेंज भी छोटी होगी, तो वो रेंज वाली जो एंजाइटी थी उसको कैसे कैटर करें। तो उसके लिए कह रहा है कि रैपिडली एक्सपेंडिंग पब्लिक चार्जिंग नेटवर्क कैन एड्रेस रेंज एंजाइटी, कि अगर जो अभी चार्जिंग स्टेशन मान लो कि 150 किलोमीटर पे है, 200 किलोमीटर पे मिलता है, अगर वो हर 50 किलोमीटर पे मिलने लग जाए तो वो रेंज एंजाइटी जो थी वो भी खत्म हो जाएगी। यानी दोनों चीजें जो दिक्कत वाली थी अपनी, दोनों की दोनों सॉल्व होगी। कॉस्ट कैसे कम कर ली, बैटरी छोटी लगा के, लो जी हो गया काम। उसके बाद रेंज वाली दिक्कत कैसे खत्म कर ली, कि रैपिडली एक्सपेंडिंग चार्जिंग नेटवर्क की वजह से। ठीक है जी, एक बार शॉर्ट में फिर से इसको देख लेते हैं। इसलिए गवर्नमेंट को ही इंटरवीन करना पड़ेगा, जैसा पिछले में देखा वहां तो दिक्कत है, ईवी खरीद इसलिए नहीं रहे क्योंकि चार्जिंग इंफ्रा नहीं है, चार्जिंग इंफ्रा वाले ज़्यादा लगा नहीं रहे क्योंकि ईवी गाड़ियां कम है। तो गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा, ये होप करने की बजाय कि 2030 तक कर लेंगे भाई 30%। हर साल का मैंडेट बनाना पड़ेगा कि अगले साल इतना अचीव करना ही करना है। और वैसे भी ये जरूरी क्यों है, क्योंकि जिस रेट से, जिस ग्राफ से अपन चल रहे हैं, जिस एवरेज से अपन चल रहे हैं, हो नहीं पाएगा ये। ठीक है, इसलिए साल दर साल का अपने को मैंडेट करनी पड़ेगी कि ऐसा करना ही करना है। अच्छा जी, कैसे, तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चीपर कैसे बनाया जाए, तो ये कह रहा है कि 40% कॉस्ट जो है वो बैटरी की होती है। तो फिर इलाज क्या है कि बैटरी छोटी लगा लो, बैटरी छोटी लगाओगे तो कॉस्ट अपने आप कम हो जाएगी, लेकिन उससे रेंज कम हो जाएगी। फिर उसका क्या इलाज है, उसका इलाज है कि भैया चार्जिंग नेटवर्क के इंफ्रा को बढ़ाओ, ठीक है, ताकि वो रेंज एंजाइटी जो है वो खत्म हो जाए। नेक्स्ट पर आइए, सेम ऐसे ही इस पैराग्राफ को पढ़ो अब। आ जाओ, बैटरी एज अ सर्विस, या जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बास, ये एक मॉडल है जिसमें आप पे करते हो मंथली सब्सक्रिप्शन बैटरी के लिए। रेंट पे नहीं ले लेते अपन चीज, किस्तों पे। आपने सुना होगा लोग एसी किस्तों पे लगवा लेते, किस्तों तो खैर ईएमआई हो गया, पर हर महीने का रेंटल भी, एसी आपने रेंटल पे ले लिया। दिल्ली विल्ली में तो खूब चलता है, पीजी वीजी वाले बच्चे भी, कूलर हमारे ज़माने में कूलर ले लिया करते थे कि भैया कूलर खरीदेगा कौन, तो कूलर रेंट पे मिला करता था कि भैया हर महीने के 100 या 150 रुपये लगेंगे, या टोटल मान लिया कि पूरे सीजन के आपके ये 600 रुपये 1000 रुपये लूंगा, उसके बाद कूलर तो मेरा वापस दे जाइए और सिक्योरिटी अपनी ले जाइए। ऐसी जो बैटरी भी है, इसके लिए भी ईवी गाड़ी के अंदर 40% कॉस्ट बैटरी की है, उसी की वजह से गाड़ी महंगी हो रही है। और अगर कुछ ऐसा हो जाए कि बैटरी भी छोटी लग जाए और छोटी जो बैटरी है उसको भी अपन रेंट कर पाए, कि भैया एक साथ उसके पैसे नहीं देने, उसके पैसे आपको हर महीने कटेंगे आपके, तो फिर गाड़ी और सस्ती हो जाएगी। तो ये क्या कह रहा है कि ये एक मॉडल है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है बास, बैटरी एज अ सर्विस। कह लो कि बैटरी आपने रेंट पे ले ली, सर्विस की तरह से ले ली, तो इस मॉडल में क्या होता है, आप मंथली सब्सक्रिप्शन देते हो, यानी मंथली एक प्राइस देते हो उस बैटरी का। ऑल्सो अलॉज इनिशियल लोअर्स इनिशियल प्राइस, ये तरीका भी इनिशियल जो कॉस्ट होती है गाड़ी खरीदने की, जो शुरुआती कॉस्ट होती है, उसको कम करने में काम में लिया जा सकता है। लेकिन अब इसमें एक दिक्कत है इस चीज में, लेकिन वाइल इंडिया टैक्सेस ईवीज एट 5%, ये कह रहा है, जबकि इस बात से कॉन्ट्रडिक्शन के लिए बट लगाया, और वाइल अगली चीज के लिए, वाइल दो चीजों के बीच में कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है। देखना कैसे, ये बट का काम है, ये जो इसने बात बोली है, कह रहा है कि बास पे कर लो, बैटरी को रेंट वाले सिस्टम पे कर लो, उससे इनिशियल कॉस्ट कम हो जाएगी। लेकिन अब उससे कॉन्ट्रडिक्ट दूसरी बात, और ये वाइल का काम है इन दोनों चीजों को रिलेट करना। कैसे देखना, कह रहा है कि इंडिया में ईवी गाड़ियों पे टैक्स लगाया जाता है 5%, लेकिन बास पे जो आप रेंट के फॉर्म में लोगे बैटरी को, उस पे आपका टैक्स कटेगा 18%। अब हमने बास सिस्टम की बात क्यों करी, क्यों लेना चाहिए बास, ताकि भैया इनिशियल कॉस्ट कम हो जाए। लेकिन होना क्या था, आपने इनिशियल कॉस्ट कम करने के चक्कर में लिया, लेकिन उसका जो पर महीने रेंटल दे रहे उस पर 18% टैक्स देना है। तो बात तो वहीं आ गई, हम इस सिस्टम को प्रेफर इसलिए कर रहे थे या रिकमेंड इसलिए कर रहे थे कि इनिशियल कॉस्ट कम हो जाए। इनिशियल तो कम हुई, लेकिन जो रोजाना कॉस्ट है या हर महीने वाली कॉस्ट है वो इस वजह से बढ़ गई। तो ये कह रहा है दिस मस्ट चेंज, ये चीज चेंज होनी चाहिए भाई, तभी बात बनेगी, तभी इसका कोई मतलब निकलेगा। नीति आयोग ने रिकमेंड किया है, नीति आयोग ने रिकमेंड किया है कि हैज रिकमेंडेड दैट
क्या रिकमेंड किया है? वी कंसंट्रेट ऑन स्पेसिफिक रीजंस। नीति आयोग ने रिकमेंड किया कि हमें कंसंट्रेट करना चाहिए कुछ स्पेसिफिक रीजंस पे। जैसे अब यहाँ पे से का मतलब कहना नहीं है, से का मतलब है जैसे। फॉर एग्जाम्पल, ये से वर्ड जो है ऐसे भी यूज होता है कॉमा लगा के ना, से यहाँ पे इसका मतलब से का मतलब कहना नहीं, यहाँ पे मतलब है जैसे। फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब है द मेट्रोज फर्स्ट। ये कहना ये चाह रहा है मेरे भाई कि ये जो चीज़ें अपने को करनी है ना, अपना चार्जिंग इंफ्रा बढ़ाना है या कोई भी और कुछ प्लान्स लेके आने हैं, कुछ स्कीम्स लेके आनी है, तो उसके लिए अपने को टारगेट करना चाहिए सबसे पहले मेट्रो सिटीज़ को। एक तो वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, खरीदने वाले बहुत ज़्यादा है, आगे जैसे बात करेगा वहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो उन चीज़ों के लिए ईवी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा वहाँ पे है। अब तुम अगर पूरे इंडिया को टारगेट बनाओगे तो जो मान लो कंपनी है, किसी कंपनी को बोला गया कि भैया तुझे चार्जिंग स्टेशन लगाने हैं, तो वो भी हंसी हंसी खुशी खुशी लगाएगी कहाँ पे? मेट्रो सिटीज़ में लगाने के लिए तैयार है वो। अब तुम उसको कहो भैया एक वहाँ पे लगा दे जहाँ पे कोई रहता ही नहीं है, राजस्थान में जो रेगिस्तानी एरिया वहाँ पे लगा, क्यों लगाएगा भाई वो? तो ये कहना चाह रहा है कि पहले हमें टारगेट बनाना चाहिए ये सारी प्लान, ये सारी चीज़ों के लिए मेट्रो सिटीज़ को। और नेटवर्क इफेक्ट्स, अब ये एक टर्म होती है मेरे भाई, नेटवर्क इफेक्ट्स। इसने बेसिकली शॉर्ट में लिख दिया, कई बार न्यूज़पेपर में ये काम कर ले, न्यूज़पेपर का ही आर्टिकल है, कई बार न्यूज़पेपर वाले ये काम कर लेते हैं। बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि ऐसा किया जाना चाहिए नेटवर्क इफेक्ट्स के लिए। ये अपने आप में कोई सेंटेंस नहीं है, लेकिन आप देखो इधर भी फुल स्टॉप आ गया, इधर भी फुल स्टॉप आ गया, यानी यहां से नया सेंटेंस शुरू हुआ और यहां खत्म हुआ, और आप देख रहे हो कि इसके अंदर कोई वर्ब तो आई नहीं, तो इसने शॉर्टन करके लिख दिया। न्यूज़पेपर में बहुत बार ये काम होता है। यहां पे कहना चाह रहा है वी शुड कंसीडर दिस या इट शुड बी कंसीडर्ड फॉर नेटवर्क इफेक्ट्स, कि ऐसा ये जो बात बोल रहा है कि मेट्रोज में पहले क्यों कर लो, तो ये कह रहा है कि ऐसा वो इसलिए कह रहा है इट शुड बी कंसीडर्ड फॉर नेटवर्क इफेक्ट्स। नेटवर्क इफेक्ट्स का मतलब क्या होता है कि अगर किसी चीज किसी सर्विस को यूज करने वाले लोग ज्यादा होते हैं तो उसकी बेसिकली कह सकते हो कि कॉस्ट कम हो जाती है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा आती है। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो, मान लो एक मोबाइल का टावर लगाना है, ठीक है, अब वो टावर लगाने वाली कंपनी या कह लो ओवरऑल कॉस्ट टू आउटपुट रेशो तभी निकलेगा जब उस एरिया में बहुत ज्यादा लोग हो। 2 लोगों के लिए एक टावर लगाना सेंस नहीं बनाता, लेकिन अगर आपको कोई नया टावर लगाना है जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा हो तो उसकी बेटर वैल्यू आप लोगों को मिल जाएगी, और उसी वजह से जितने लोग ज्यादा होंगे उनको वो सर्विस सस्ते में भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि ऐसा किया जाना चाहिए मेट्रो सिटीज में फर्स्ट, मेट्रोज में फर्स्ट। क्यों? नेटवर्क इफेक्ट की वजह से। ये एक इकोनॉमिक से रिलेटेड टर्म है एंड दैट्स अ गुड आइडिया, और ये एक अच्छा आइडिया है बिकॉज बिग सिटीज नीड एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स अर्जेंटली। अच्छा विचार इस वजह से तो है ही, नेटवर्क इफेक्ट्स की वजह से तो है ही। इसके अलावा क्या कह रहा है कि जो बड़े शहर हैं उनको इंप्रूवमेंट चाहिए एयर क्वालिटी का अर्जेंटली, वहां ऑलरेडी पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, ईवी गाड़ियां आएंगी तो पॉल्यूशन कुछ कम होगा वहां पे। एक बार फिर से इस पूरे को जल्दी से देखते हैं। ये जो कह रहा है कि बैटरी एज अ सर्विस, कह लो कि बैटरी को रेंट पे ले लेना, हर महीने मंथली सब्सक्रिप्शन मॉडल पे ले लेना, जिसकी शॉर्ट फॉर्म बास है। ये एक ऐसा मॉडल है जिसके अंदर आप बैटरी को रेंट पे ले सकते हो, हर महीने आपके पैसे कटेंगे, सब्सक्रिप्शन ले लिया आपने महीने का, ठीक है। ऑल्सो लोअर्स, ये जो चीज है ये इनिशियल प्राइस को भी कम कर देती है, ये इनिशियल प्राइस को कम करती है, क्योंकि ऑब्वियस बात है 40% बैटरी का ही खर्चा था, पहले ही छोटी बैटरी लगा ली, कुछ कम हो गया, उसको भी रेंट पे ले लिया, हर महीने देना है, तो जो शुरुआती कॉस्ट थी वो कम हो गई। लेकिन इंडिया में अब इसमें दिक्कत क्या है, इसमें कह रहा है कि इंडिया में ईवीज को तो 5% टैक्स किया जाता है, लेकिन ये जो बास है इस पर 18% टैक्स लगता है। तो शुरुआती कॉस्ट तो कम हुई, लेकिन जो पर डे रनिंग की कॉस्ट है जिसकी वजह से आप रेंटल पे करें वो रेंटल महंगा हो गया। तो इस चीज को चेंज किए जाने की जरूरत है, ये चीज चेंज होनी चाहिए, ऐसा कह रहा है। नीति आयोग का कहना है कि भैया हमें कंसंट्रेट करना चाहिए, उन्होंने रिकमेंड किया कि हम कंसंट्रेट करें स्पेसिफिक रीजंस पर, खास करके बेसिकली फॉर एग्जांपल मेट्रो पे, क्योंकि वहां पे क्या है, ज्यादा लोग हैं, डिमांड ज्यादा है, तो नेटवर्क इफेक्ट्स लगता है वहां पे, लोग ज्यादा होते हैं तो वो जो कोई भी चीज ज्यादा कॉस्ट टू आउटपुट रेशो देती है, ज्यादा वैल्यूएबल बन जाती है, वैल्यू फॉर मनी बन जाती है। और ये अच्छा आइडिया है क्योंकि उनको ऑलरेडी वहां पॉल्यूशन ज्यादा है, तो उनको एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट की जरूरत है अर्जेंटली। चलो जी, लास्ट पैराग्राफ आ गया अपना, फिर से वही काम। हाँ जी, देखो यार, आपने ये चीज़ ऑब्जर्व करी होगी यार, कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी, है ना। मैं कह रहा हूँ जो बिल्कुल
बिल्कुल ही बिगिनर बच्चा है उसको भी बहुत मुश्किल नहीं लग रहा होगा ये। और आप देख रहे हो कितना लंबा था ये पैसेज अपना पूरा का पूरा। दिक्कत इस पोर्शन के साथ यही है कि जो बच्चों के मन में आरसी का जो फोबिया है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का फोबिया, उसकी दिक्कत सारी की सारी यही है कि उनको देखने में ये बड़ा डरावना लगता है। और ये ऐसी चीज लगती, अब कोर्सेज में तो ये पढ़ाई नहीं जाती, कोर्सेज में तो क्लोज टेस्ट पैराजंबल उनकी प्रैक्टिस कराते हैं मैक्सिमम टीचर, तो खुद से बच्चा कर नहीं पाता, या कह लो कि डर जी इतना जाता है कि पहले दिन अटेम्प्ट करेगा और पहले दिन ही उसकी दिक्कत ये कि पहले दिन ही द हिंदू का एडिटोरियल है वो उसको समझ नहीं आता, वो डिमोरलाइज होकर पीछे हट जाता है। लेकिन अगर आप इजी चीज से शुरुआत करो, बिल्कुल ही बिगिनर हो, छोटे छोटे सेंटेंस के मीनिंग भी निकाले नहीं आते, तो पहले स्टोरी बुक्स पढ़ ली, फिर इस लेवल वालों पे आ गए। तो यही काम इस कोर्स का मेन मकसद यही है कि आपको ये फील कराना कि यस आई कैन डू दिस ऑल्सो। इस कोर्स का मकसद यही है, ठीक है। तो डरना बंद करेंगे। और फिर बोल रहा हूँ बच्चे, अगर सच में चाहता है ना, सच में चाहता है कि तेरे से हो, तो यार जब मैं टाइम देता हूँ ना कि वीडियो पॉज करके कर, तो करियो यार। और तेरे को खुद बता रहा हूँ मैं, तो 40 वीडियोस देखने के बाद तू खुद लिखेगा कि सच में सर अब ये इसका डर बंद हो गया, जो इससे डरता था, जो इसकी वजह से मार्क्स कट रहे थे, अब वो चीज़ मेरी बहुत इंप्रूव हो गई है, इसका डर अब खत्म हो गया। लेकिन वही है, देखते हैं 40 वीडियो तक कितने लोग रुकते हैं, कौन इस सलाह को मानते हैं। जो मानेंगे वो पक्का इंप्रूवमेंट आएगी। स्विचिंग टू इलेक्ट्रिक कुकिंग शुड बी ईजियर। अब उसने पहले ईवी वगैरह की बात करी, तो अब ये कह रहा है, अब दूसरे सेगमेंट पे आ गया कि स्विच करना या चेंज करना। जैसे पेट्रोल डीजल गाड़ियां जो हैं, उनकी बजाय अगर किसी को कि ईवी ले ले, उसके मुकाबले अगर मैं किसी को कहूँ कि भैया इलेक्ट्रिक कुकटॉप ले ले, है ना, इलेक्ट्रिक चूल्हे, इंडक्शन चूल्हे वगैरह पे खाना बनाना शुरू कर दे, तो ये काम उसके कंपैरिजन में आसान है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? स्विच टू का मतलब होता है चेंज करना, ठीक है, रिप्लेस कर देना किसी चीज़ को किसी चीज़ से। तो इलेक्ट्रिक कुकिंग की अगर बात करें तो वो आसान है। क्यों? क्योंकि जो इक्विपमेंट कॉस्ट है इसकी, उसमें ईवी गाड़ी नॉर्मल गाड़ी से महंगी है, लेकिन अगर इसकी बात करें, आप नॉर्मल गैस वाला चूल्हा लेके आओ, लगभग उतनी ही कॉस्ट के अंदर आपको इंडक्शन चूल्हा मिल जाता है और गैस की कॉस्ट से कम भी पड़ता है। तो ये कह रहे हैं कि इसलिए इक्विपमेंट, क्योंकि इसकी इक्विपमेंट कॉस्ट जो है वो मॉडेस्ट है। ऐसा नहीं है कि गैस वाला चूल्हा जो नॉर्मल ऐसे जलता है वो वाला आपका 1000 का आता है, तो भैया ये इलेक्ट्रिक वाला जो है कोई 10,000 का आता हुआ। इनमें ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। इसकी जो इक्विपमेंट कॉस्ट है वो मॉडेस्ट है, कम है, इसलिए पहला बैरियर तो खत्म हो गया। एंड द एनर्जी सेविंग्स आर एनॉर्मस। और एनर्जी सेविंग जो है वो एनॉर्मस है, बहुत ज़्यादा है। एनॉर्मस का मतलब क्या होता है? साइज में बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा। ही वो कहना चाह रहा है कि गैस जला के कितने रुपए में खाना बनेगा और इंडक्शन से कितने रुपए में खाना बनेगा, उसमें बहुत फर्क है, काफ़ी गैप है। बिकॉज इंडक्शन प्लेट्स एंड माइक्रोवेव ovens फॉर एग्जाम्पल डोंट वेस्ट फ्यूल हीटिंग एम्बियंट एयर एंड वेसल्स। अभी ऐसा क्यों कह रहा है, क्यों बचत होती है? ये कह रहा है क्योंकि जो इंडक्शन प्लेट्स होती हैं, इंडक्शन कुकटॉप वगैरह का टेक्नोलॉजी, उसके अंदर जो इक्विपमेंट लगा उसकी बात कर रहा है, क्योंकि जो इंडक्शन प्लेट होती हैं या माइक्रोवेव ओवन जो होते हैं, अगर एग्जाम्पल के लिए समझे कैसे बचाते हैं, ये समझ आ रही है ना मेरी बात? ये कह रहा है कि एनर्जी सेविंग बहुत ज़्यादा है। कैसे होंगी? वो कह रहा है क्योंकि ये जो दो चीज़ें हैं, एग्जाम्पल के तौर पर और भी काफ़ी तरीके से बचाती होंगी। पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट जो है वो पर यूनिट अगर अपन देखें गैस की कॉस्ट से कम होगी, एक तो वही रीज़न हो गया, और दूसरा ये रीज़न दे रहा है कैसे, डोंट वेस्ट फ्यूल हीटिंग एम्बियंट एयर एंड वेसल्स। ये कह रहा है कि फ्यूल का इसमें कोई लॉस नहीं होता, सिर्फ एम्बियंट एयर और वेसल को हीट करने में। अब ये चीज़ तो आपने ऑब्जर्व करी होगी मेरे भाई, गैस पे जब खाना बनता है तो आप उस चूल्हे के आसपास हाथ ऐसे करके देखना, गर्म हो जाती है वहाँ की हवा, हाँ कि ना? और दूसरा, गैस जो होती है वो पहले पूरे बर्तन को गर्म करती है अच्छे से, और फिर बर्तन के अंदर वो हीट ट्रांसफ़र होती है खाने को। इंडक्शन पे आप देखोगे, इंडक्शन जब इंडक्शन चूल्हे पे खाना बन रहा होगा, आप उसके आसपास ऐसे हाथ करके देखना, वो हीट ट्रांसफ़र ही सीधी खाने को हो जाती है। और आप ये भी नोटिस करोगे, इवन बर्तन भी जो होता है, आप एक काम करो, खाना बनाओ, पूरी सब्जी जब आपको लगेगी तैयार है, आप छू के देखना, गैस वाले को छू के देखोगे तो हाथ ही जल जाएंगे ना, जल्दी से छू के देखना, और इंडक्शन वाले को छू के देखना, बर्तन उसका उतना गर्म नहीं होता। उसका बेसिकली हीट को ट्रांसफर करने का तरीका ही ऐसा है कि उसमें वेसल को गर्म करने में ज़्यादा हीट का लॉस नहीं होता, खाने पर वो हीट जल्दी ट्रांसफर हो जाती। यही इस लाइन के अंदर कहना चाह रहा है। एम्बियंट का मतलब होता है आसपास का एरिया। जैसे अपन बोलते हैं ना, इस जगह का एम्बियंस बहुत अच्छा है, यानी यहाँ का एटमॉस्फेयर, आसपास की चीज़ें, तो वैसे ही एम्बियंट एयर का मतलब है आसपास का, सराउंडिंग एनवायरनमेंट, ठीक है।
तो कह रहा है आसपास की जो हवा और वेसल को गर्म करने में हीट का लॉस नहीं होता इंडक्शन में, इसलिए ये एनर्जी को सेव करती है। नॉर डू दे कॉज, एक तो ये रीजन बताया, ना ही ये कॉज करते हैं कोई इंडोर एयर पोल्यूशन, इसमें कोई इंडोर एयर पोल्यूशन भी नहीं होता। ऑब्वियस बात है, हवा गर्म होगी है ना, उसके अंदर पार्टिकल्स, कोई गैस जलेगी मेरे भाई तो उससे हार्मफुल चीज़ें भी तो निकलेंगी एटमॉस्फेयर में, वो भी इसके अंदर नहीं होती। लेकिन ओल्ड हैबिट्स कैन बी हार्ड टू ब्रेक, लेकिन पुरानी आदतें जो होती हैं उनको छोड़ना, ब्रेक का यहाँ तोड़ना नहीं है, यहाँ पे छोड़ना है। जैसे होता है ना, ब्रेक ले लिया किसी चीज़ से, ब्रेकअप हो गया, छोड़ दिया, वैसे वाले सेंस में यूज़ हुई है ब्रेक यहाँ पर। लेकिन पुरानी आदतें जो होती हैं कैन बी हार्ड, वो मुश्किल हो सकती हैं छोड़ने के लिए। और अगर गैस वापस सस्ती हो गई, और गैस वापस अगर सस्ती हो गई, ये बेसिकली जैसे मेनली ये आर्टिकल अभी लेटेस्ट के ही है, इंडिया ईरान वॉर, अपना अमेरिका ईरान या इजराइल ईरान वॉर की बात कर रहा है कि उसकी वजह से सारी चीज़ें, पेट्रोल और इनकी कीमतें बढ़ी हुई हैं, तो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल आया था, तो उस पर बात हो रही, कह रहा है कि अगर मान लो वापस सस्ती होगी गैस वगैरह तो इंटरेस्ट इन इलेक्ट्रिक कुकिंग माइट वेन। तो जो इलेक्ट्रिक कुकिंग है, कहने का मतलब इंडक्शन वगैरह को यूज़ करना है कुकिंग के लिए, माइट वेन, वेन का मतलब होता कम हो जाना, जैसे एब का मतलब भी था कम हो जाना, वेन का मतलब भी होता कम हो जाना। आपने सुना होगा एक इडियम भी होता है वैक्स वेन, है ना, जो चांद होता है जब उसका साइज जैसे सेंटर में हाफ आ गया, बढ़ रहा होता है, तो उसको बोलेंगे वैक्स, वेन का मतलब है कम होना। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर गैस सस्ती होगी ना, अभी तो चलो इंडक्शन की तरफ लोग फिर भी मूव हो रहे हैं कि भैया गैस मिल रही है तो बहुत महंगी मिल रही है, लोगों को ब्लैक में मिल रही है, तो इंडक्शन की तरफ लोग भाग रहे हैं। लेकिन अगर गैस वापस सस्ती हो गई तो भैया फिर से लोग जो इसमें इंटरेस्ट है उसको खो देंगे, इसमें जो इंटरेस्ट है वो उनका वापस कम हो जाएगा। दैट्स वाई गवर्नमेंट शुड प्रमोट इट थ्रू अवेयरनेस कैंपेन्स। इसीलिए गवर्नमेंट को ये इंडक्शन चूल्हों को या कह लो इलेक्ट्रिक कुकिंग को प्रमोट करना चाहिए, अवेयरनेस कैंपेन चलाकर, जागरूकता अभियान चलाकर, इंसेंटिव देकर कैसे सब्सिडी दे देती है सरकार काफ़ी चीज़ों पे, जैसे ईवी गाड़ियों पे, नॉर्मल गाड़ियों पे टैक्स काफ़ियों पे 20-30% भी होता है, और वहाँ पे ईवी गाड़ियों पे 5% का रखा है। और जैसे मैंने लास्ट शायद पढ़ा था, दिल्ली से अगर रजिस्टर कराओगे तो वहाँ पे तो ऑलमोस्ट जीरो है वो, कि भैया जितना एक्स शोरूम प्राइस है बस इंश्योरेंस के पैसे लगेंगे आपके, और कोई एक्स्ट्रा रोड टैक्स वगैरह है ही नहीं। तो ऐसा ही इंसेंटिव इन चीज़ों पर भी आ सकता है, इंडक्शन चूल्हे वगैरह पे जो टैक्स है अगर वो खत्म कर दोगे, सस्ता पड़ेगा तो शायद लोग ले लें। अवेयरनेस, जागरूकता अभियान चलाने चाहिए, अवेयरनेस कैंपेन चलाने चाहिए, इंसेंटिव्स देने चाहिए, इन्फ्लुएंसर्स का यूज़ करना चाहिए। नॉट टू फॉरगेट, लेकिन एक कंडीशन है, कह रहा है ये सारी बातें तो हो जाएंगी, लेकिन इसमें मेन एक बात है क्या, अशोर्ड पावर सप्लाई होनी चाहिए। पता चले इंडक्शन चूल्हा ले लो, इंडक्शन चूल्हा ले लो, हमने कर दिया, लाइट ही नहीं आ रही, रोटी नहीं पक रही घर में है, तो भैया ये चीज़ मैंडेटरी है, कंडीशन अप्लाइड है कि अशोर्ड पावर सप्लाई आएगी तभी लोग खरीदेंगे। ठीक है, फिर से एक बार इसको पूरे को देख लेते हैं। पहले उसने ईवी गाड़ियों के बारे में बात करी कि भैया पेट्रोल, डीजल, एलपीजी वगैरह की अपने को बेसिकली कंजम्पशन कम करनी है, तो उसके अंदर पहले उसने पेट्रोल डीजल रिलेटेड बातें करी, वो कहाँ यूज़ होते हैं, मेनली गाड़ियों में यूज़ होते हैं, कि अच्छा उसमें क्या दिक्कतें हैं, कैसे उसको किया जा सकता है। फिर इसने एक और सेगमेंट नया इंट्रोड्यूस किया कि इलेक्ट्रिक कुकिंग पे स्विच करना, गाड़ियों के कंपैरिजन में अगर देखें तो इलेक्ट्रिक कुकिंग पे स्विच करना ईजियर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें इक्विपमेंट की कॉस्ट कम लगती है, एनर्जी सेविंग बहुत ज़्यादा है। क्यों? फिर उसने समझाया क्यों ज़्यादा है, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है इंडक्शन वाली, माइक्रोवेव वाली, इनमें हीट का लॉस नहीं होता आसपास की हवा को, वेसल को गर्म करने में, और कोई इंडोर पोल्यूशन भी नहीं होता। लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है पुरानी आदतों को छोड़ना। अगर गैस सस्ती होगी ना तो ये जो इलेक्ट्रिक कुकिंग के अंदर जो इंटरेस्ट है ये खत्म हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, वापस गिर जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए, अच्छा जागरूकता अभियान चलाने चाहिए, इंसेंटिव्स देने चाहिए, इन्फ्लुएंसर्स का यूज़ करना चाहिए। लेकिन मेन बात यह है कि भूलें ना, इसमें सबसे गवर्नमेंट के लिए मेन चीज़ है कि अशोर्ड पावर सप्लाई होनी चाहिए। तो हमने पूरा का पूरा पैसेज अपना पढ़ लिया। देखो एग्ज़ाम में अभी तो अपन देखो रीडिंग सीख रहे हैं, तो पहले हमने पैसेज पढ़ा, एग्ज़ाम में पहले हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे ताकि हमें पता चल जाए कौन सी लाइन पर ज़्यादा ध्यान देना है। अभी तो अपन सीख रहे हैं ना, तो एक एक लाइन को पूरा एक एक वर्ड की हिंदी निकाल के पढ़ा अपन ने, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। एग्जाम में पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं, फिर आप इस पे आते हो, जिस चीज़ पर क्वेश्चन होता है खट से उसको देखते हो, आगे बढ़ते हो, ऐसा। ठीक है, वो भी सिखाऊंगा। अभी अपन 20 क्लासेस रीडिंग की लगाएंगे पहले। अभी अगर मैं यहाँ पे पेड कोर्स का पोस्टर लगा दूंगा तो काफ़ी बच्चे बिछ जाएंगे हैं, रोने लग जाएंगे,
अच्छा सर, पेड कोर्स बता रहे हो, इसीलिए फ्री कोर्स लॉन्च किया था ताकि पेड कोर्स का प्रचार कर सको। नहीं भाई, अपनी बुक्स तो बता सकता हूँ, इतना हक तो दे दोगे। ये मेरी 2 किताबें आती, यूट्यूब के ऊपर ग्रामर की फ्री प्लेलिस्ट डली हुई है, आप उससे देख के खुद से नोट्स बना सकें, बहुत अच्छी बात। कई बच्चों के पास टाइम नहीं होता या उनको अच्छे नोट्स बनाने नहीं आते, तो ये वाले क्लास नोट्स हैं, ये आप ले सकते हैं। और ग्रामर जब आपकी ख़त्म हो जाए, आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है, मिसलिनियस प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए ये किताब है। दोनों किताबों की सैम्पल PDF का लिंक आपको इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं नहीं, हर टीचर के अकॉर्डिंग उसकी किताबें बेस्ट होती हैं, आप अपनी तसल्ली करना। सैंपल डला हुआ है, इसका भी पहला चैप्टर, इसका पहला चैप्टर का सैंपल डला हुआ है, आप देखो, आपको वर्थ इट लगे तो लीजिए, वरना कोई दिक्कत नहीं। आइए ज़रा क्वेश्चंस पर आते हैं। अब हमने पैसेज को एक एक लाइन इतना डिटेल में पढ़ा है, तो वापस पैसेज पर बार बार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, है ना। वरना अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते तो पहले क्वेश्चंस देखते, फिर पैसेज पढ़ते जल्दी जल्दी, और फिर टिक करते। कोई एक आधे क्वेश्चन के लिए अगर वापस जाना भी पड़ता तो चले जाते, इसमें भी अगर जाना पड़ेगा तो चले जाएंगे। वट, जैसे एक तो होता सीधा डेटाबेस इजी क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ कार्स सोल्ड इन इंडिया लास्ट ईयर वर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। जो गाड़ियां बेची गई भारत में पिछले साल, उसका कितना परसेंट, कितना हिस्सा इलेक्ट्रिक था। 5.3%, 3.4%, 4.2%, कितना था जी, 4.3%। और आगे मेरे ख्याल टोटल नंबर तो सब में ही सेम है। खैर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन्ड एज अ बेनिफिट ऑफ इलेक्ट्रिक कुकिंग। इनमें से कौन सी चीज को एक बेनिफिट के रूप में दिखाया गया है इलेक्ट्रिक कुकिंग के। अगर आप इलेक्ट्रिक चीज़ों से कुकिंग करते हो, अवन से, इंडक्शन कुकटॉप वगैरह से, तो इनमें से क्या फ़ायदा बताया गया कि इसमें मॉडेस्ट इक्विपमेंट लगता है और इंडोर पोल्यूशन नहीं होता। कॉस्टली इक्विपमेंट होता है, कॉस्टली इक्विपमेंट बेनिफिट कैसे हुआ, फ़ायदा कैसे हुआ, और बोलना भी नहीं उसने कॉस्टली है। अच्छा, अगर ऐसा ये यूज़ करते हो तो उससे अश्योर पावर सप्लाई हो जाती है। इंडक्शन यूज़ करने से अश्योरेंस आ जाएगी पावर सप्लाई की, ऐसा तो कोई नहीं लिखा, बल्कि ये कह रहा है कि अश्योर्ड पावर सप्लाई हो तो ही ये काम करेगा। ये तो उल्टा हो गया। इट यूजेस अवेयरनेस कैंपेन, ये इस्तेमाल करता अवेयरनेस कैंपेन का। ये कोई बेनिफिट थोड़ी हुआ भाई, बेनिफिट तो यही हुआ ना कि सस्ता इक्विपमेंट आता है और इंडोर एयर पोल्यूशन भी नहीं करता। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी लॉजिकली, अब देखो 2 थे डेटाबेस इजी इजी वाले। अब क्वेश्चन ये भी आसानी है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज हाई फाई सी लिख देगा, उसी में बच्चा रो जाता है, सर इनफर वाले आ गए हैं, या फिर ऐसे स्टेटमेंट, विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स इज ट्रू, विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स इज फॉल्स, उसको लगता क्वेश्चन मुश्किल हो गया। इनफर का मतलब होता है बेसिकली क्या चीज समझी जा सकती है, क्या चीज रिड्यूस करी जा सकती है, कि उस पैसेज को पढ़ के आप इनमें से क्या चीज सही मानोगे, ये कहना चाह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी लॉजिकली इन्फर्ड अबाउट ऑथर्स स्टांस। स्टांस का मतलब होता है बेसिकली उसकी राय, आप कह सकते हो कि उसका क्या मत है, उसका क्या स्टैंड है ऑन द बैटरी साइज। ये कह रहा है कि बैटरी को साइज के लेकर, बैटरी के साइज को लेकर ऑथर का क्या कहना है, उसका क्या स्टांस है, उसका क्या व्यू है। इनमें से स्टेटमेंट पढ़ो और क्या चीज आप कंक्लूड कर सकते हो, क्या चीज आप इन्फर कर सकते हो ऑथर के स्टांस को लेकर कि बैटरी के साइज के बारे में उसने क्या बोला है। स्मॉलर बैटरी साइज रेज अपफ्रंट कॉस्ट, छोटी बैटरी साइज जो होती हैं वो बढ़ा देती हैं अपफ्रंट कॉस्ट को, यानी इनिशियल कॉस्ट को, जो सीधी आपको पेमेंट, शुरुआती पेमेंट करनी होती है। देखो गाड़ी के साथ क्या होता है, एक तो रोजमर्रा जितना चलोगे तेल जलेगा, वो एक कीमत है। गाड़ी खरीद के लाते हो जो पैसे में, वो अपफ्रंट कॉस्ट होती है। ये कह रहा छोटी बैटरी से बढ़ जाएगी अपफ्रंट कॉस्ट, बात खत्म हो गई। स्मॉलर बैटरीज इंक्रीज ऑयल इंपोर्ट, छोटी बैटरी से ऑयल इंपोर्ट बढ़ेगा, गलत हो गया। स्मॉलर बैटरीज कट ईवी कॉस्ट, छोटी बैटरी जो होती हैं ईवी गाड़ी की कॉस्ट को कम करेंगी। इंफ्रा एक्सपेंशन, इंफ्रा एक्सपेंड जो होगा उससे वो ऑफसेट कर देगा रेंज लॉस को। यही बात उसने बोली थी कि भैया छोटी गाड़ी से तो क्या होगा, इनिशियल कॉस्ट कम हो जाएगी, और इंफ्रा जब अच्छा होगा, चार्जिंग स्टेशन वगैरह जब बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे तो वो बैलेंस कर देगा। ऑफसेट का मतलब होता है बैलेंस कर देना, कि कोई चीज़ बढ़ गई तो मैंने उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए किसी दूसरी चीज़ में चेंज कर दिया। तो ये कह रहा है कि जो स्मॉलर कॉस्ट से, स्मॉलर बैटरी से क्या हुआ, ईवी कॉस्ट कम हो गई, लेकिन जो छोटी बैटरी की वजह से रेंज का लॉस हुआ उसको ये चीज़ बैलेंस कर देगी, उसको ये चीज़ काउंटर कर देगी। यही बोला था उसने। स्मॉलर बैटरी लोअर ईवी टैक्स,
छोटी बैटरी पे टैक्स कम लगता है, ऐसा तो कोई बात नहीं, बैटरी के साइज से तो टैक्स का लेना देना नहीं था। तो ये है जी अपना आंसर। विच इज द पैराडॉक्स, मैं शायद आपको टाइम नहीं दे रहा है ना खुद से सॉल्व करने का, चलो इससे ले लो, वही पॉज कर करके एक बार खुद से सॉल्व करो। हाँ जी, व्हाट इज द पैराडॉक्स इन टैक्सेशन। पैराडॉक्स का मतलब क्या है, कोई ऐसी सिचुएशन बेसिकली जो कह लो एक टाइप का नेगेटिव चीजों का पिटारा जिसको बोलते हैं, समस्या की जड़, ऐसा कह लो आप, कि क्या पैराडॉक्स है टैक्सेशन पॉलिसी के अंदर, क्या वो पहेली है, क्या वो नेगेटिव चीज है टैक्सेशन पॉलिसी में जो हाईलाइट करी गई है ऑथर के द्वारा ईवी में। ईवी के रिगार्डिंग ऑथर ने एक पॉलिसी को, टैक्सेशन पॉलिसी के एक पैराडॉक्स को, एक नेगेटिव चीज को हाईलाइट किया है। वो क्या चीज है? हाई जीएसटी ऑन कार्स विद स्मॉल बैटरीज ऑफसेट गेन फ्रॉम लो। जो बहुत ज्यादा जीएसटी लगता है गाड़ियों पे, जो हाई जीएसटी लगता है गाड़ियों पे जिनमें बैटरी छोटी होती है, वो बैलेंस करता है जो गेन होना था लो ईवी टैक्स रेट से। जो लो जीएसटी है ईवी पे, जो लो जीएसटी है ईवी पे, उसको नेगेट कर देता है, उस चीज के इफेक्ट को खत्म कर देता है हाई जीएसटी जो बास पर लगाया गया है। यही बात हुई थी, याद करो, कि ईवी पे आपने नॉर्मल गाड़ियों के कंपैरिजन में कम टैक्स लगाया, 5% लगाया, चलो अच्छी बात है, लेकिन बास पे आपने 18% कर दिया, तो इससे तो वो काउंटर हो गया ना, उसको कम किया, इसको ज़्यादा कर दिया, तो अल्टीमेट इफेक्ट तो खत्म हो गया, नेगेट कर दिया उस चीज़ को आपने। तो ये होना था। पढ़ना चाहें तो बाकी भी अपन पढ़ सकते हैं, लेकिन अपने को पता है कि ये आंसर अपना आ गया। विच इज अंडरलाइंग अजम्पशन, या विच अंडरलाइंग अजम्पशन इज क्रिटिकल टू द ऑथर्स क्लेम दैट स्केलिंग अप टू 10 और 20% शुड बी इजी। ये कह रहा है जो ऑथर ने क्लेम किया ना कि 10 और 20% तक इंक्रीज करना हमारे लिए बड़ा आसान है, ऐसी दिक्कत नहीं है, तो उसमें क्या अजम्पशन ये मान के चल रहा है, क्या अजम्पशन है जो बड़ी जरूरी है। ऑथर ने कहा कि 10-20%, जो अभी 4.3% की हमारी गाड़ियां ईवी हैं, उसको अपन 10-20% तक अगले 1-2 साल में बड़ी आसानी से ले जा सकते हैं। तो ऐसा कहने के पीछे क्या सबसे जरूरी अजम्पशन है जो वो मान के चल रहा है, क्या अज्यूम करके चल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी वजह से ये चीज पॉसिबल हो पाएगी। अगर वो चीज नहीं है तो ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ऐसी क्या चीज वो मान के चल रहा है? डिमांड इलास्टिसिटी फॉर ईवीज विल राइज इफ बास इज टैक्स्ड एट 5% लाइक ईवी। क्या वो ये मान के चल रहा है कि डिमांड इलास्टिसिटी जो है ईवी की वो बढ़ेगी अगर बास को 5% पे कर दिया जाए ईवी की तरह? लो बेस इफेक्ट, जो लो बेस इफेक्ट है, यानी हमारा इनिशियल नंबर ही बहुत थोड़ा है, इसकी वजह से हाई परसेंटेज को अचीव करना पॉसिबल है लार्ज एब्सोल्यूट सेल के बिना। जो मैंने आपको परसेंटेज वाला एग्जांपल लेके बताया वो वाली बात। चाइना का जो 53% ईवी शेयर है वो ये प्रूव करता है कि मैंडेट जो है वो काम करती हैं। मैंडेट वो प्रूव करता है कि मैंडेट बेटर काम करती हैं इंफ्रा ग्रोथ से, यानी इंफ्रा ग्रोथ कराना उतना जरूरी नहीं है। गवर्नमेंट अगर मैंडेट कर दे या उसको जरूरी बना दे तो उससे काम हो जाता है। ऐसी तो कहीं पूरे पैसेज में कोई बात नहीं। रेंज एंजाइटी जो है वो खत्म हो जाएगी अगर बैटरी कॉस्ट जो है वो कम हो जाए। बैटरी कॉस्ट के कम होने से रेंज एंजाइटी खत्म होगी या चार्जिंग इंफ्रा बढ़ने से रेंज एंजाइटी खत्म होगी? अब ये वाली लाइन ठीक है कि डिमांड इलास्टिसिटी जो है वो बढ़ेगी अगर बास को कम कर देगी, बात ठीक है, लेकिन इसका इससे लेना देना नहीं। जो उसने बात बोली थी कि हमारे लिए 10-20% तक ग्रो करना बड़ा आसान है, उसका उसने लॉजिक क्या दिया था कि हमारा बेस ही जो है वो बहुत थोड़ा नंबर अभी, तो उसमें 10-20% का इजाफा लाने के लिए हमें टोटल संख्या बढ़ाने की उतनी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ी ही संख्या बढ़ाकर हम उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे। यही लॉजिक दिया था उसने। अपना आंसर आएगा जी बी। ऑथर्स एडवोकेसी, जो ऑथर ने सपोर्ट किया है इलेक्ट्रिक कुकिंग को वर्सेस ईवी। ऑथर ने इलेक्ट्रिक कुकिंग को भी सपोर्ट किया और ईवीज को भी सपोर्ट किया। ये चीज डिफर करती है फंडामेंटली। बेसिकली ऑथर ने ईवी के बारे में बातें बताई, ईवी गाड़ियों के बारे में भी, और ऑथर ने इलेक्ट्रिक कुकिंग की भी बातें करी। तो उनमें इन दोनों चीजों में आपको क्या फंडामेंटल डिफरेंस लगे? गवर्नमेंट के रोल में डिफरेंस है। ईवी गाड़ियों के केस में तो वो कह रहा है कि मैंडेट लगाना चाहिए गवर्नमेंट को, लेकिन सिर्फ नज करता है, बट ओनली नजिज, मतलब हाँ करता है, नज करता है, और
एंड सप्लाई फॉर कुकिंग शिफ्ट। गाड़ियों के केस में तो कह रहा है कि गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है, और इस केस के अंदर अपना इलेक्ट्रिक कुकिंग के केस में कह रहा है कि भैया गवर्नमेंट का उतना बड़ा रोल नहीं है, गवर्नमेंट का सिर्फ बेसिकली क्या है कि अपना सप्लाई मिलती रहे, उसको कहने का मतलब अशोर्ड इलेक्ट्रिक सप्लाई मिलती रहे, बस इतना ही कह रहा है। भी गवर्नमेंट को कोई मैंडेटरी बनाने की जरूरत नहीं है। कॉस्ट का जो बैरियर है उसमें डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जो कॉस्ट होती है बहुत ज़्यादा होती है दूसरी नॉर्मल गाड़ी के कंपैरिजन में, लेकिन अगर कुकिंग की बात करें तो मॉडरेट कॉस्ट होती है इक्विपमेंट की। अच्छा, इंफ्रा की नीड, इसमें चार्जिंग नेटवर्क चाहिए, और इसके अंदर ऐसा कोई इंफ्रा नहीं चाहिए, बस अश्योर्ड कुकिंग पावर सप्लाई चाहिए। तो सारी बातें ट्रू होगी ना, ये तो सारे ही फैक्ट ट्रू हो गए। गवर्नमेंट वाली बात भी ठीक है, ये कह रहा है कि दोनों बातों में जो उसने ईवी गाड़ियों की बात करी और इलेक्ट्रिक कुकिंग की बात करी, उनमें क्या फंडामेंटल डिफरेंस लगे आपको, ये डिफरेंस भी लगा, ये डिफरेंस भी है, ये डिफरेंस भी है, तो सारी बातें ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये सारे के सारे जो डिफरेंस हैं ये खास करके बताए गए हैं पैसेज के अंदर। अब आगे जी अपने थीम टोन टाइटल वाले क्वेश्चन। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि इससे इतना बच्चा डरता क्यों है। थीम पूछ ले, टाइटल पूछ ले, ठीक है, मैं इसको जैसे पढ़ाता हूं मेरे अकॉर्डिंग इस चीज का, इस सवाल का मतलब है ऐसी कौन सी एक लाइन है जिसमें पूरा पैसेज समा जाएगा, या पैसेज में सबसे ज्यादा बात किस बारे में हुई है। सिंपल, अगर आप इस चीज को सोचोगे तो ये थीम और टाइटल के क्वेश्चन आपके लिए सबसे इजी क्वेश्चंस बन जाएंगे। पूरे पैसेज में किस बारे में बात हुई है, उस लाइन को, उस मतलब उस पूरे पैसेज को एक लाइन में समअप करना हो तो कौन सी लाइन इनमें से बोल लोगे। आओ जरा। ऑयल की डिपेंडेंस को कम करना है ग्रेजुअल इलेक्ट्रिफिकेशन से और पॉलिसी सपोर्ट से। एक्सपेंडिंग ऑयल रिफाइनरी कैपेसिटी, ऑयल रिफाइनरी की कैपेसिटी को बढ़ाना है, ऐसे कहीं कोई बात हुई। ऑयल फ्यूल पे सब्सिडीज को बढ़ाना है, फ्यूल पर दी जाने वाली सब्सिडीज को बढ़ाना है, ऐसी कहीं कोई बात हुई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करना है, कहीं कोई बात हुई, बात खत्म होगी। इंपोर्टेड ऑयल पे जो डिपेंडेंस है उसको कम करना है, कैसे, इलेक्ट्रिफिकेशन को करके, ईवी गाड़ियां यूज करो, इलेक्ट्रिक कुकिंग करो, इसी के बारे में पूरा का पूरा अपना पैसेज था। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइटल, मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल, सॉरी, सबसे अप्रोप्रिएट टाइटल चुन लो। थीम और टाइटल दोनों के अंदर सिंपल एक बात माइंड में रखा करो कि एक लाइन में पूरे पैराग्राफ को, पूरे पैसेज को समअप करना हो, ऐसी कौन सी लाइन है। गवर्नमेंट पॉलिसीज इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए और अर्बन डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, अर्बन डेवलपमेंट, कहीं बात हुई है। इलेक्ट्रिफिकेशन एज द पाथ टू लोअर, इलेक्ट्रिफिकेशन एक पाथ, एक रास्ता कम करने का ऑयल डिपेंडेंस को इंडिया में। पेट्रोलियम कंजम्पशन ट्रेंड, पेट्रोलियम कंजम्पशन के ट्रेंड दिखाए गए हैं डेवलपिंग एशियन इकोनॉमीज में। पेट्रोलियम कंजम्पशन के ट्रेंड दिखाए गए, कोई दो चार कंट्रीज का एग्जांपल दिया हो, उसी पे पूरी बात हुई, ऐसा कहीं दिखा आपको। चैलेंजेस फेसिंग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन एमर्जिंग मार्केट्स, ये जो बढ़ती हुई मार्केट है इसमें क्या क्या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, ऐसी कोई बात हुई है। पूरे के पूरे पैसेज में ये बात हुई है कि इलेक्ट्रिफिकेशन एक रास्ता है ऑयल डिपेंडेंस को कम करने का। ऑथर की टोन कैसी है जी, अगर ये सारे वर्ड्स के आपको मीनिंग पता है तो आंसर भी पता है, सिंपल बात है। इमोशनल, इमोशनल बातें करी उसने पैसे। नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है पुराने बच्चे थे तो ये किया करते थे, ये वाली टोन का बात थी, कोई अपनी दादी को याद कर रहा है उसके बारे में पैसेज लिखा हुआ पूरा, बहुत प्यार करती थी, मैं कहानियाँ वो सुना का मतलब मैं कहानियाँ सुना करता था, मैसेज आया करते थे, उस टाइम पे ये टॉफ़ी मिलती थी, है ऐसी बातें, तब ये वाली इमोशनल और नॉस्टैल्जिक टोन हो जाएगी। ह्यूमरस और एंटरटेनिंग, मजाकिया बातें करी हैं उसने, हाँ जी। इमोशनल बातें करी नहीं, या कोई मजाकिया एंटरटेनिंग बातें करी नहीं। क्रिटिकल का मतलब होता है किसी चीज़ में कमी निकालना, निंदा करना, सार्काज्म करना, क्या उसने किसी चीज़ में कोई कमियां निकाल ली हैं, बोलो, ऐसे कमियां गिनाई हैं, कोई पॉलिसी है उसमें कमियां कमियां गिना दी, ऐसी कोई बात। उसने एनालिटिकल बात करी है, अच्छा चाइना में इतना है, ये इतना है, यहाँ से यहाँ जाना
अपने लिए पॉसिबल है, प्रॉपर एनालिसिस दिया, ये कमियां हैं, उनके ये समाधान है। परsuasive टोन है, थोड़ा सा चाह रहा है परसुएड करना, सामने वाले को परसुएड करना कोई काम के लिए चाह रहा है कि भैया आप ऐसा करो, परsuasive है कि अच्छा इससे फायदा होगा, ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये जी आंसर। लास्ट क्वेश्चन जी अपना चल रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन है ना, जिसको ये वाला जो क्वेश्चन है मेरे भाई, काफ़ी बच्चों को ये नहीं आएगा, मैं बताने के बाद अभी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि अच्छा सिंपल सेंटेंस कौन सा होता है, कंपाउंड कौन सा होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है। तो उसके लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है न्यू पैटर्न क्लासेस नाम से, है ना, उसके अंदर एक क्लॉजेज, टाइप्स ऑफ क्लॉजेज नाम से क्लास है। वैसे तो 7 तो ही देख लो, 7 या 8 क्लासेज हैं उसमें, सॉरी वॉइस नरेशन भी है, तो सारी देख लो ज़्यादा अच्छा है। वरना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के लिए टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस नाम से क्लास है, उसको देख लो और फिर ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए मजाक है। चाहे कितना ही डरते रहो, बस एक वीडियो अगर आपने देख ली, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए मजाक हो जाएगा। अब सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें कोई कंजंक्शन ना आए। यहां पे अगर आप देखोगे, कार बायर्स वोंट कंसीडर ईवी, कार बायर जो है वो ईवी को कंसीडर नहीं करेंगे जब तक चार्जिंग इंफ्रा इंप्रूव नहीं होता। लेकिन फर्म जो है उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं है ज़्यादा पब्लिक चार्जर इंस्टॉल करने का, जब तक एग्जिस्टिंग वाले ही अंडर यूटिलाइज्ड हैं। तो इसमें अगर आप देखोगे, एक कंजंक्शन ये आ रही है, एक कंजंक्शन ये आ रही है, और एक कंजंक्शन ये आ रही है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? कार बायर्स वोंट कंसीडर ईवीज एक क्लॉज हो गया, अंटिल चार्जिंग इंफ्रा इंप्रूव्स दूसरा क्लॉज हो गया, बट कंजंक्शन आई फर्म्स डोंट हैव एन इंसेंटिव टू इंस्टॉल मोर पब्लिक चार्जर, ये क्लॉज हो गया तीसरा, और व्हेन के बाद एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज अंडर यूटिलाइज्ड, ये अगला क्लॉज हो गया अपना चौथा। ठीक है, 4 क्लॉज हैं, जोड़ने के लिए 3 कंजंक्शन अपने को नजर आ रही। सिंपल तो होने से रहा। कंपाउंड सेंटेंसेस वो होते हैं जिसके अंदर कौन सी कंजंक्शन लगी होती है अपनी, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगी होती है, यानी ये वाली फैन बॉयज, फॉर एंड बट, ये वाली। तो यहाँ पे वो लगी तो हुई है, लेकिन उसके अलावा और भी तो दिख रही हैं अपने को। कॉम्प्लेक्स वो होती जिसके अंदर इस टाइप की लगी होती, सबऑर्डिनेट वाली, कोऑर्डिनेट वाली ना लगी होती। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे कंपाउंड बनाने वाली कंजंक्शन भी लगी हुई है और कॉम्प्लेक्स वाली भी लगी हुई है। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वो होते हैं मेरे भाई, अगर अपन डेफिनेशन पे जाएंगे, जिसके अंदर 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हो, कम से कम 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज और कम से कम 1 डिपेंडेंट क्लॉजेज हो। अब डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट को समझने की बजाय इस क्वेश्चन को करने का सीधा सीधा शॉर्टकट ये है कि भैया जो कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से बनते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से बनते हैं। यहां दोनों आ रही हैं, आंसर, बात खत्म। तो ऐसे करके आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। मुझे पता है ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा उन बच्चों को जिनको पता ही नहीं, तो उसके लिए वो क्लास भाई देखनी पड़ेगी। लेकिन कोशिश मेरी तरफ से, अगर आप क्वेश्चंस के कलेक्शन को देखोगे तो आप पाओगे इजी वाले, बिल्कुल डेटाबेस, उसके बाद थोड़ा सा जिसमें आपका दिमाग खर्च हो, उसके बाद थीम टोन टाइटल के क्वेश्चन जिनसे आपको डर लगता है, उसके बाद ये इस टाइप के क्वेश्चन जो ट्रेंड में आजकल चल रहे हैं। ऐसे ही मैं कोशिश करूंगा कि आगे भी जितने पैसेज हों उनका पहले आपको मीनिंग करना सिखाऊं, उसके बाद ये क्वेश्चन। एक चीज़ मैं यहाँ पे स्पेशली बोल देता हूँ, कोई अगर बच्चा ऐसा है जिसके 10 में से 2 ही अपने आप कर पाया, तो भी डीमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है भाई साहब। पहली क्लास थी मुन्ना, ये पहली क्लास थी। 40 क्लास तू इस पूरे कोर्स की लगाइयो और तेरे खुद दिल से आवाज़ आएगी, पहले सर जितना मैं इस चीज़ से डरता था उतना अब नहीं डरता हूँ। ठीक है, इसके साथ अपनी आज की क्लास वाइंड अप होती है। एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, वो आपका कमेंट ही है जो मोटिवेटेड रखेगा 40 क्लासेस लेने के लिए। ठीक है मेरे भाई, ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी।